नमस्कार सभी को, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो आपके जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल अवेयरनेस मैंने बोला था कराने के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो उसमें जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर से संबंधित आ सकते हैं क्वेश्चन और आए हुए हैं। देखिए, आपका पेपर जो है वो टीचिंग की लाइन में है, हॉस्टल वार्डन में संबंधित है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बुक जो आपने थंबनेल में देख ली होगी उससे लिए हुए हैं। और यदि आपका मतलब हम सीजीएल के या किसी अन्य के, दरोगा के या किसी और के ले लें, तो वो इतना शायद वो ना हो उपयोगी जितना आपके आपसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो कराए जाएं। देख लेते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे केवल मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कि आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वो तो आपने पहले से पढ़ रखी होगी। तो कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, तो हड़प्पा जो है वो क्या है इसका राइट आंसर है। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे लेकिन यहाँ पर केवल सीधे आंसर दिए हुए हैं, आप लोगों को याद कर लेना है सीधे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा क्या था, हड़प्पा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थी। फिर डीएसएसबी पार्ट 2 2022 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। इंग्लिश में भी लिख दिया है। इंग्लिश जो है ये गूगल ट्रांसलेटर से करी गई है, तो कहीं थोड़ा बहुत आपको लगे कि भाई इंग्लिश में ये इस शब्द को ऐसा नहीं बोलते, तो आप हिंदी में देख लेना और सर्च कर लेना, और आपको थोड़ा नॉलेज होगी पहले क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। कितना टाइम नहीं था कि मैं बार बार सबको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादातर सही है इंग्लिश। विच सिटी वॉज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, हड़प्पा। देखिए, सेकंड बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें ऑप्शन दिए होंगे धातुओं के कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मान लीजिए कहाँ से है, लोहा और भी अलग तरह के ऑप्शन दिए होंगे। तो सिंधु घाटी में जो जो धातु थी वो कौन सी थी, कांस्य था। कांस्य युग की ये सभ्यता थी। ब्रॉन्ज हम इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। ये भी सेकंड शिफ्ट में 26 तारीख को आया हुआ है 2022 में। बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिविलाइजेशन ऑफ वन एरा। तो कौन सी है इसका, ब्रॉन्ज का क्या है राइट आंसर है। पहले में सिंधु घाटी सभ्यता जगह पूछी गई है, तो हड़प्पा इसका क्या था, हिस्सा था सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सा शहर, ठीक है, हड़प्पा। कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, तो हड़प्पा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में धातु पूछी गई है, तो कांस्य से आपको याद रखनी है, कांस्य से ब्रॉन्ज। फिर उसके बाद बोला गया है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। पुरातत्व स्थल यानी जहाँ पे खुदाई होकर पुरानी कोई सभ्यता निकले, वो पुरातत्व स्थल। और पुरातत्व विभाग यानी पुरातत्व विभाग में होगा जो पुरानी चीज़ें हैं जो रखी जाती हैं, वस्तुएं, वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आएंगी। तो जो स्थल है ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आएंगे, इनका जो देख रेख है वो पुरातत्व विभाग करता है। तो बोला गया है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो यहाँ मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ है मृत पुरुषों का स्तूप। मृत पुरुषों का स्तूप क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंस यानी राज्य, एक तरीके से प्रांत है ना। तो व्हाट इज द मीन ऑफ मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है ये पूछा गया है। तो स्तूप ऑफ डेड मैन, मृत पुरुषों का स्तूप या टीला, कुछ कहीं 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 टीला भी बोल देते हैं, मृत पुरुषों का टीला। तो स्तूप ऑफ डेड मैन क्या है इसका राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है बनावली हरियाणा के, बनावली कोई जगह है, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। यानी जो बनावली हरियाणा है उसमें पूछा गया है कि किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। तो किस जिले में है, फतेहाबाद। फतेहाबाद क्या है इसका राइट आंसर है। बनावली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर देयर आर्कोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, क्या है इस कॉल्ड हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद में है। डीएसएसबी पार्ट 2 26 शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। इसके बाद बोला गया है किस पुरातत्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है। पुरातत्विक स्थल आप समझ जाइए, जैसे मोहनजोदड़ो ये पुरातत्विक स्थल है, और आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता ये है ना, ये सब क्या है पुरातत्विक स्थल है, हड़प्पा वगैरह। तो ये बोला गया है किस पुरातत्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है। बंदरगाह भी पाया जा रहा है,
तो कहाँ पाया जा रहा है? लोथल इसका क्या है? राइट आंसर है। और इन विच आर्कोलॉजिकल साइट पोर्ट वॉज फाइंड, तो पोर्ट कहाँ पाया जा रहा है? लोथल में। अच्छा, यही ऐसा ही देखिए, एक ही क्वेश्चन है और कैसे दो तरीकों से दिया है। देखिए आप यहाँ फर्स्ट या सेकंड में कैसे दिया हुआ है। यहाँ बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है। अब देखिए कि है तो किस पुरातत्व स्थल में बंदरगाह, तो यहाँ भी बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, पाया गया था। और यहाँ इसने नाम दे दिया, यहाँ बोल दिया सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है, तो क्या है? लोथल। एक ही क्वेश्चन को किस तरह दे दिया है? दो तरीके से दे दिया है। तो लोथल क्या है? इसका राइट आंसर है। ये NVS TGT फिजिक्स और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बोला गया है पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो वो पहला स्थान बताना है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो हड़प्पा जो है वो उसका क्या है? राइट आंसर है। विच वॉज द फर्स्ट प्लेस वर इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर डिस्कवर्ड, तो पहले ही जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी। KVS TGT 2018 में ये बातें पूछी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानघर पाया गया था। तो सिंधु सभ्यता जो है स्थलों में से महान स्नानघर यानी जो नहाने वाला जो एक तरीके से है बाथ, तो वो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में ये पाया गया था। अमंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 2018 में ये आया था DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो हड़प्पा काल है उसके किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो समुद्री व्यापार के देखिए पीछे हम अभी पढ़ के आए बंदरगाह कहाँ मिलता है। देखो यहाँ हम पढ़े थे ना, लोथल में मिलता है बंदरगाह से संबंधित। तो बंदरगाह कहाँ मिलता है? एक बार इसने सिंधु सभ्यता का पूछ लिया कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का है, लोथल। अब इसने यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए बंदरगाह से क्या होता है? समुद्री व्यापार ही होता है। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बस क्या है अलग अलग करके। तो ये क्या है? लोथल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इन विच साइट ऑफ हड़प्पा पीरियड इज एविडेंस ऑफ मारटाइम ट्रेड फाउंड। तो इसका NVS 2016 में आया हुआ है। लोथल इसका क्या है? राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल डैश, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे पर स्थित है। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी इसका क्या है? राइट आंसर है। दो बार ही आ चुका है, 2014 में ही, एक बार 29 को, एक बार 16 को DSSB में ही, अलग अलग में। ठीक है, उसके बाद बोला गया हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि इसका क्या है? हड़प्पा वासी राइट आंसर है। चित्रलिपि जो थी प्राचीन भाषा का ये प्रयोग करते थे। व्हाट टाइप ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट डिड द हड़प्पास यूज। हायरोग्लाइफ्स, जो भी है आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, DSSB प्रशासनिक अधिकारी, ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्राचीन लिपि इनकी क्या थी? चित्रलिपि इनकी क्या थी? प्राचीन थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से लिया गया है। तो ये तो पता ही होगा आपको, भागवत गीता किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। महाभारत में ही तो श्री कृष्ण अर्जुन को भागवत गीता सुनाई थी। तो महाभारत इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में भागवत गीता इज रिलेटेड टू विच मिथोलॉजिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया? महाभारत। ये भी आया हुआ है 2014 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भागवत गीता में छंद कितने हैं। तो कितने छंद हैं? 700 इसमें छंद हैं। भागवत गीता हैज़ वर्सेस 700। DSSB स्टेनो में आया हुआ है 2014 में। बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बुद्ध, इनसे रिलेटेड, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, ठीक है, और ऐसे ही 2-3 आपके हैं, उनसे इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो। और मैं तो कहूँगी लुशिएंट से ही पढ़ लीजिएगा, लुशिएंट सही है। तो बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी जो है इसका बुद्ध का राइट आंसर है, बुद्ध का जन्म स्थान है। ये भी
2013 में आया हुआ है प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में। नेक्स्ट है हमारा, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बिहार जो है उनको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल कहा जाता है। विच स्टेट इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ, ये बुद्ध होगा, गलत हो गया यहाँ पे देखिए, बुद्ध रिलीजियन, तो बिहार इसका क्या है? राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो समकालीन यानी समान काल के, समान समय में समान काल के रहे हो, तो महावीर जो थे वो इसका राइट आंसर है। महावीर वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध, यहाँ पर पहले दे दिया गया आंसर, ठीक है। तो महावीर जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं, इन्हें शट दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, शट दर्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 6 आएगा यहाँ पे, 6 स्कूल हैं। 6 हैं, 6 को शुद्ध हिंदी में जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? संस्कृत है, ये हिंदी है, ये क्या है मुझे नहीं पता, आई थिंक तो इसमें शट बोलते हैं। तो आई थिंक ये शुद्ध हिंदी है या फिर संस्कृत होगी, तो कुछ ऐसा ही होगा ये शट, अब आप देख लीजिएगा। तो शट दर्शन के नाम से जाना जाता है। बोला गया, देयर आर डैश, तो यानी 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी विच आर नोन एज शट, इसमें शट दर्शन की स्पेलिंग थोड़ी अलग हो गई है, ठीक है, सद दर्शन हो गई है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, शट दर्शन आएगा यहाँ पे। 2019 का हाल ही का क्वेश्चन है, देख लीजिए, तो 19 का क्वेश्चन है एनवीएस पीजीटी का। उसके बाद बोला गया, बुद्ध परिषदों की कुल संख्या है। परिषद पूछे गए, मैंने कहा था ना बुद्ध को, महावीर को, और इनको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बुद्ध परिषद की कुल संख्या कितनी है? 6। बुद्ध परिषद की संख्या कितनी है? 6 है। द टोटल नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल इज 6। ये भी आया हुआ है 2022 में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। अब उसके बाद बोला गया, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? देखिए, संगीत से जो संबंधित है, चार वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उनमें से संगीत से जो संबंधित है तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो बोला, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप, लयबद्ध प्रारूप हो गया, छंद से मिलकर बोल रहा है, और संगीतात्मक, संगीतात्मक शब्द मिल जाए वहां समझ जाना क्या होगा? सामवेद होगा। बोला गया है, विच वेद इज मेनली कंपोज्ड एज अ म्यूजिकल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ रिदमिक फॉर्मेट और वर्सेस, तो क्या है इसका? सामवेद। 2017 में आया हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको आए हुए। सामवेद इसका क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे ये वंश से आ गया है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ये तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी मौर्य राजवंश आप पढ़ेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आता है, उसके बाद आपके और सभी आते हैं, बिंदुसार वगैरह, ये जितने भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है, ये सब ऐसे आते हैं। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 2022 में हुआ है, शिफ्ट में, सेकंड में, डीएसएसबी पार्ट 2 में। बोला गया, यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार, अमित्रोचेट्स यानी दुश्मनों का संहार, ये इसका अर्थ है, दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? तो बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, उसको, चंद्रगुप्त का पुत्र था कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार को दुश्मनों का संहार कहा जाता था। ये सब आपको लूशियंट में दे रखे हैं, लूशियंट बुक आप लोगों के लिए बढ़िया है, मैं तो सही बता रही हूँ, आप उतना पढ़ लेंगे ना तो आपका पेपर फंस जाएगा उसमें से। विच इंडियन किंग वॉज कॉल्ड एमिट्रोचेट्स द किंग हु किल्ड एनिमीज बाय ग्रीक? बिंदुसार, शिफ्ट फर्स्ट में है, एनवीएस में, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। अब देखिए चंद्रगुप्त, इसमें एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए होंगे, अब जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं जो एप्रोप्रिएट होगा वो ये था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था। अब यहाँ बिंदुसार का पुत्र बोल देता तो बिंदुसार का पुत्र हो जाता, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें एग्जाम्पल में यही सही होगा। तो अशोक का क्या था? देखिए पहले तो क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य आता है, उसके बाद बिंदुसार आता है इसका पुत्र, फिर उसके बाद क्या आता है? अशोक आता है, ठीक है। तो अब तो आप जानती हैं, रीजनिंग तो पढ़ ही रहे होंगे भाई, क्या हो गया? दादा हो गया ये, इसका पिता हो गया ये। अब उल्टा सीधा जैसे भी आया आप समझ जाना, अपने हिसाब से कर देना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अशोक का दादा था, अशोक ग्रेट ग्रैंडफादर।
अब बोला है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी डैश के वंश के राजा थे। तो सातवाहन इसका राइट आंसर है। जब आप ये वंश पढ़ेंगे ना इतिहास में, तो इतिहास वैसे बहुत ही रुचिकर है अगर कोई अच्छे से पढ़ाई तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश के राजा थे। सातवाहन याद कर लीजिएगा, सातवाहन वंश के राजा थे। सातवाहन जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में बोला गया प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे। तो जो कनिष्क थे वो कुषाण जो है उससे संबंधित थे, कुषाण राजवंश से। कुषाण जब आप पढ़ेंगे, कनिष्क काफ़ी अच्छे राजा थे, ठीक है, इनका काफ़ी प्रभुत्व था, चीन तक इनका प्रभुत्व था। ऊपर जो आपको जब आप पढ़ेंगे तो जो हमारा देश है भारत, इसकी सीमा तक इनका पूरा प्रभुत्व था, चीन को व्यापार करने तक इन्होंने रोक दिया था। तो प्राचीन भारत के राजा कनिष्क जो थे किस राजवंश से संबंधित थे, कुषाण राजवंश से संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बोध चरित लिखी। किसने लिखी? कनिष्क ने। अश्वघोष के राजा कनिष्क। अश्वघोष के राजा कौन थे? कनिष्क। अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, काफ़ी अच्छे अच्छे इनके भी दरबार में रहते थे। ये किसी भी अच्छे राजा की पहचान होती है कि उसके दरबार में भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्या होंगे, जैसे आप ब्यूरोक्रेट देखते हैं, अब ब्यूरोक्रेट देश को चलाते हैं तो वो अच्छे होने चाहिए, दिमाग होना चाहिए। तो उसी तरह पहले भी जो राजा के जितने भी दरबार में रहते थे वो भी काफ़ी दिमाग होने चाहिए। तो अश्वघोष जो थे वो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, उसने बोध चरित्र लिखी थी, बोध चरित्र लिखी थी इन्होंने, ठीक है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुष्क सम्राट थे, उन्होंने गंगाधर स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहित दिया। कुषाण, कुषाण वंश के थे, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। कनिष्क जो थे वो महान जो कुषाण वंश के राजवंश थे, मैंने बोला था कुषाण राजवंश के हैं। यही इंग्लिश में बोला गया है कनिष्क द ग्रेट हु वॉज द, ये क्या बोल दिया इसने, हु वॉज द डैश एम्परर ऑफ, तो कुषाण इसमें आएगा, ठीक है। तुर्क सही है, तुर्क एम्परर, तुर्क एम्परर सही है। तुर्क एम्परर ऑफ कुषाण डेस्टिनी इनकरेज द ग्रीसो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधार स्कूल, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि जो है ये कैयुओं ने धारण करी थी, ठीक है। आपको पता होगा जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो विक्रमादित्य की उपाधि इतनी आम हो गई थी कि इतनी लोगों ने धारण करी थी। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उनमें से चंद्रगुप्त है इसमें। तो चंद्रगुप्त जो है उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, DSSB में हुआ है। गुप्त वंश 320-540 के शासक के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लोह स्तंभ पर किसका शादिकार है? चंद्रगुप्त का, ठीक है। Who had the authority over the iron pillar near कुतुब मीनार during the rule of गुप्त डायनेस्टी? चंद्रगुप्त इसका क्या राइट आंसर है। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ पर माना जाता है, दिल्ली में मेहरौली स्थान है तो वहाँ पर लोह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है, तो चंद्रगुप्त की करी गई है। दिल्ली में मेहरौली में स्थित जो लोह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त की शौर्य गाथा अंकित की गई है। 2014 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अंत्यवर्मन वंश का शासक था। अंत्यवर्मन जो वंश है, राजवंश जो आप पढ़ेंगे तो उसमें शासक कौन था? गंग था, और भी उसमें होंगे तो लेकिन जो आपका सही आंसर होगा वो गंग होगा। इसमें एग्जाम्पल दिए होंगे जो उसमें। तो द रूलर ऑफ अंत्यवर्मन डायनेस्टी वॉज गंग, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? अलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंशियंट टेम्पल्स, विच टेम्पल डिस्प्ले द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मैग्निफिसेंट रिलीजियस साइट carved out of solid rock and which is the most unique and amazing architecture in India? तो राइट आंसर क्या है? कैलाश टेम्पल ऑफ अरोरा, 2014 का ये
क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है और कई एग्जामों में, कहीं आपको एसएससी में मिलेगा, कहीं आपको दिल्ली पुलिस में, मतलब अलग अलग जगह मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने इतना ज़्यादा देखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में स्थित है। सन टेम्पल इज लोकेटेड कोणार्क, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। तो चोल कला का जो है ये नटराज की जो प्रसिद्ध प्रतिमा है, उदाहरण है। ठीक है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की। तो चालुक्य राजवंश जो आप पढ़ेंगे उसमें बोला गया है। तो किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण करी। तो भीम इसका क्या है, राइट आंसर है। भीम ने अभिनव सिद्धराज की क्या करी, उपाधि धारण करी। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन आया हुआ है। संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है। तो संगम काल की अवधि पूछ रहा है। तो तीसवीं शताब्दी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस हुए थे, जो जीसस है ये बीसी और एसी क्या है समझ लीजिए थोड़ा, एडी। तो बिफोर क्राइस्ट यानी जो जीसस का जन्म हुआ था, आप जानते होंगे जो इनका ये क्रिश्चियन धर्म है उसमें जीसस हैं। तो जीसस के जन्म से पहले जितनी भी अवधि हैं, जैसे मान लो 50 साल पहले, 100 साल पहले, इसीलिए बिफोर क्राइस्ट उल्टी लिखी जाती हैं। 10 साल पहले, 200 साल पहले। तो अब मान लीजिए मुझे बोला है जीसस के जन्म से 100 साल पहले, तो 100 साल पहले आएगा। ठीक है, अब यदि जीसस के जन्म के बाद की जो भी होंगी तो उसे एडी बोलेंगे, एनो डोमिनी, यानी जीसस के जन्म के बाद। तो ये बोला है 3वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट से 3वीं शताब्दी बाद, यानी 3वीं शताब्दी पहले से और 3वीं शताब्दी बाद तक जो हमारा संगम काल है ये रहा है भारत में। ठीक है ना, ये 2022 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आती रहूँगी इस बुक के पूरे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स कर रहे हो तैयारी तो उनको शेयर ज़रूर करिए आप, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ठीक है, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।